मेरा नाम है अहमद ज़िया और मैं 11 साल की हूँ। सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारे बच्चों को अहमियत दे और ये 3 साल हो गया हमारे इंटरव्यू ले लिया। ये 3 साल हो गया हमारे इंटरव्यू ले लिया। हमारे कोई मदद करे। हाँ, ये मदद करना चाहिए कि हमारे केस को आगे बढ़े। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हाजिर हूँ हेमंत शर्मा, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर लेकर एक नए मुकाम के साथ। जी हाँ, नया एक आज मुद्दा है हमारे पास। और आज वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, विश्व रेफ्यूजी दिवस पर हमारे साथ एक बार फिर हैं अफगानी रेफ्यूजीज, जो भारत में रहकर अपना गुजारा कर रहे हैं और भारत में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। किस तरीके की दिक्कतों मुश्किलों का सामना उनको यहाँ पर करना पड़ रहा है, पहले भी हमने आपको दिखाया था कि क्या मुश्किलात हैं उनके सामने, किस तरीके का जीवन वो यहाँ पर व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन आज फिर विश्व रेफ्यूजी दिवस के उपलक्ष्य में हम उनसे बात करने पहुँचे हैं। उनकी कुछ नई समस्याएं हैं, किस तरीके की समस्याएं वो झेल रहे हैं और क्या उन्होंने अभी के जो लॉकडाउन पीरियड बीता है, विश्वव्यापी पेंडेमिक जो चल रहा है कोविड का, उसके दौरान किस तरीके की व्यवस्थाएं रही उनके लिए, यूएनएचसीआर ने क्या मदद की, क्या नहीं की और क्या साथ रहा और किस तरीके से खिलाफ रहा, इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर आज हम बातचीत करेंगे। कुछ अफगानी मेहमान हैं हमारे साथ आज, जो विश्व रेफ्यूजी दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं निसार अहमद शेरज़ई साहब से, जो दिल्ली में अफगानी रेफ्यूजी के रूप में रह रहे हैं और किस तरीके से क्या। शेरज़ई साहब, सबसे पहले स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपके भी स्वागत है। तो आज विश्व रेफ्यूजी दिवस है, विश्व रेफ्यूजी दिवस, वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के उपलक्ष्य में क्या आप कहना चाहेंगे एज अ रेफ्यूजी इन इंडिया, किस तरीके से आप अपना गुजारा कर रहे हैं, किस तरीके का जीवन व्यापन यहाँ पर चल रहा है। कुछ मुश्किलात का आपने पहले जिक्र किया था, क्या वह अब भी जारी हैं या कुछ समाधान हुआ है उनका? आज 20 जून रिफ्यूजी का इंटरनेशनल डे है। हम पहले तो एक बात है कि बहुत मानते इंसानी ज़िंदगी बचाने के लिए इंटरनेशनल रिफ्यूजियों के लिए एक कानून बनाया कि अगर किसी अपनी मुल्क में किसी तरीके उसका ज़िंदगी के लिए ख़तरा है, उसी इंटरनेशनल रिफ्यूजी क़वानीन के तहत वो अपनी मुल्क छोड़कर दूसरी मुल्क जाते हैं, रिफ्यूजी बन जाते हैं, ज़िंदगी बचाने के लिए कुछ कोशिश कर रहे हैं। ये तो अच्छा बात है। और अफ़गानियों के लिए, अफ़गानियों में सोचता हूँ कि हमारा मुल्क में करीब 40 साल से ज़्यादा लड़ाई है और यही 40 साल से जो अफ़गानियों के लिए कुछ प्रॉब्लम था, बेअमनी की वजह से, लड़ाई की वजह से, जो अफ़गानिस्तान में सब दुनिया जानते हैं, इस वजह से अगर लोग वही इंटरनेशनल क़वानीन के तहत निकल गया, किसी और मुल्क में गया, हर किसी मुल्क में अफ़गान रिफ्यूजी के लिए कुछ ना कुछ प्रॉब्लम था। अगर आप सोचे इंडिया छोड़ के अगर हमारा अफ़गानी लोग यूरोप में हैं, यूरोप में वही रिफ्यूजी लोग अफ़गानिस्तान का गलत पॉलिसी और गलत सियासत का शिकार बन जाता है। एक चीज़ है, जब देश छोड़कर अपने देश से बाहर जाना पड़ता है तो कुछ ना कुछ मुश्किलात का सामना तो जाहिर है देश में रहते और देश के बाहर दोनों जगह करना पड़ता है। तो क्या अलग मुश्किलात यहाँ पर आप सामना कर रहे हैं, किन अलग मुश्किलों का आप सामना कर रहे हैं और किस तरीके से वो मुश्किलें आपके जीवन पर असर कर रही हैं? देख लीजिए, अफ़गानी वो कई 40 साल से हिंदुस्तान में रिफ्यूजी हैं। बहुत सारे लोग, आसपास 25-30 हज़ार लोग रिफ्यूजी है हिंदुस्तान के अंदर। ज़्यादा से ज़्यादा दिल्ली में कुछ एरिया में रहते हैं। तो हिंदुस्तान सरकार, हिंदुस्तान या जेनेवा जो रिफ्यूजी कन्वेंशन है उसमें शामिल नहीं है, इसलिए ये लोग हिंदुस्तान में नहीं रह सकते। यूएनएचसीआर ऑफिस जो है, जो यूएन के तहत काम करता है, उसमें चाहिए कि ये लोग जब अफ़गानिस्तान से आता है, इसका केस
वो लोग रिफ्यूजीज होता है या अफगानिस्तान छोड़ कर आता है, इसी ऑफिस में रजिस्टर होता है। तो इसका 1 साल से 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल से उस तीसरा मुल्क नहीं बेचता है। ये लोग हमारा अफगानियों के लिए देख लीजिए कि पढ़ाई का अधिकार नहीं। हमारा बच्चों अभी अगर जवान हो गया, किसी अगर 40 साल पहले आया, उसका बच्चा अभी 20-25 साल का है, उसका फादर भी वो भी पढ़ाई नहीं किया, उसका बच्चों भी पढ़ाई नहीं किया। कई लोग, पहले भी हमने आपसे बातचीत किया है और प्रशासन में भी हमारी बात हुई है, कई बार उनका कहना है कि कई लोग टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ आ जाते हैं और उसके बाद इन्फॉर्मेशन नहीं होती है कई बार सरकार को या प्रशासन को, और यहाँ रहते हैं। लेकिन जब कोई व्यक्ति बाहर से आकर किसी देश में रहता है और उसके बाद प्रशासन या सरकार को इन्फॉर्म नहीं करता है, तो उसके बारे में उनको कैसे पता चलेगा? जब पता नहीं चलेगा तो वो, और टूरिस्ट वीज़ा पर रह रहे हैं, वीज़ा एक्सपायर हो गया उसके बावजूद किसी को मालूम नहीं है, तो उस केस में तो मुश्किलात का सामना तो करना ही पड़ेगा जब किसी को मालूम नहीं होगा। तो वो तो ठीक है, वो ठीक है, वो अलग बात है। वो मैं सोचता हूँ कि इसी तरीका केसेस बहुत कम होगा। अफ़गानिस्तान और हिंदुस्तान के बीच बॉर्डर नहीं है, एक दूसरा कंट्री है पाकिस्तान के नाम से। अगर लोग आता है ये तो ज़मीनी रास्ते से नहीं आता है, जहाज़ के रास्ते से आता है। हर किसी को जब आता है उसको चाहिए कि वीज़ा ले, और वीज़ा या मेडिकल वीज़ा के साथ आता है या टूरिस्ट वीज़ा के साथ। जब इधर आता है किसी तरीके मुल्क छोड़कर आता है, ये लोग तुरंत जाते हैं यूनिसियार ऑफिस, उसी कवानीन के हिसाब से जाता है यूनिसियार ऑफिस उसको एक कार्ड देता है, रजिस्टर करता है। अभी क्या है, जो पेपर देता है यूनिसियार ऑफिस ये रिफ्यूजी के लिए कि चलो तुम रजिस्टर हो गया, अभी तुम्हारा केस चल रहा है 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल। वो रिफ्यूजी जो अब बहुत भरोसे से आया है इधर, वो इंतज़ार में 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल गुजरता है। अभी जो डॉक्यूमेंट यूनिसियार ऑफिस ये रिफ्यूजी को दिया है, यूनिसियार ऑफिस जो इंटरनेशनल ऑफिस है, इसका डॉक्यूमेंट बिल्कुल हिंदुस्तान पुलिस के लिए, हिंदुस्तान सरकार के पास कुछ अहमियत नहीं है। कई लोगों को हमने देखा, कई लोग जैसे आपने बताया टाइम पीरियड में वहाँ पर चले जाते हैं, किसी भी वीज़ा से आते हैं तो उनको रेफ्यूजी कार्ड इशू कर दिया जाता है। कई लोग जब वीज़ा एक्सपायर होने के बाद वहाँ पर जाते हैं, उनको रेफ्यूजी कार्ड इशू होने में प्रॉब्लम आती है, कार्ड भी इशू नहीं होता, यूएनएचसीआर भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट से जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो उन लोगों की समस्याएं आपसे अपेक्षाकृत ज़्यादा हैं, तो उनके लिए आप विश्व रेफ्यूजी दिवस पर क्या मुख्य संदेश देंगे? क्योंकि जो लोग आते हैं सीधे तरीके से वीज़ा लेकर आते हैं और उसके एक्सपायर होने के बावजूद वो प्रयास करते हैं कि यूएनएचसीआर हमें एक ऑफिशियल आधिकारिक तौर पर पत्र या चिट्ठी कुछ दे दे। नहीं, ये सारा रिजल्ट तो यूएनएचसीआर के पास है। अगर किसी इसी तरह गलती करता है तो उसका गलती हम उसके खिलाफ हैं, हम भी नहीं चाहते हैं कि वो उनका कुछ हम नहीं बोलते। देखिए, अगर किसी आता है वीज़ा के साथ और वीज़ा ख़त्म होने से पहले वो जाता है यूएनएचसीआर के पास, अपने आप को परिवार को रजिस्टर करता है, जो पेपर देता है यूएनएचसीआर, यही पेपर बिल्कुल अब हिंदुस्तान सरकार के पास कुछ अहमियत नहीं है उसका। जब ये रिफ्यूजी 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल तक इधर रहते हैं, 10 साल बाद बोलता है यूएनएचसीआर कि तुम्हारा केस क्लोज हो गया, तुम अभी जाओ। अभी ये रिफ्यूजी जो 10 साल इधर गुजर गया, इसका 10 साल इसका बच्चों पढ़ाई नहीं किया, कुछ मेडिकल का बंदोबस्त नहीं था, काम करने का अधिकार नहीं था इसका, कुछ पैसे भी इसके पास नहीं बचा। अभी इस बोलता है कि तुम्हारा जो इधर 3 साल 5 साल या 10 साल गुजारने, इसके बदले तुम कुछ पैसे जुर्माना के तौर जमा करो, उसके बाद निकल जाओ अपनी मुल्क। ये प्रॉब्लम यूएनएचसीआर का,
यूएनएचसीआर एक ऑर्गेनाइजेशन है, कहते हैं ऑफिसर के ऊपर ऑफिसर हमेशा होता है जिसको आप शिकायत कंप्लेंट कर सकते हैं। आपने यूएनएचसीआर के खिलाफ कहीं पर शिकायत करने की कोशिश की? हमने मैं खुद जब हिंदुस्तान मैंने 5 साल पहले आया, मैं सारा बातें देख लिया कि क्या लफड़ा है इधर, क्या बेइंसाफ़ी है इधर, वो किसके तरफ। यूएनएचसीआर जो यूएन के हिसाब से काम करता है, जो वो खुद इंसानों को बोलता है कि इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, वही इदारा जो बोलता है, वही ऑर्गेनाइजेशन जो बोलता है कि हम इंसानी हुकूक के लिए लड़े काम करते हैं, वो खुद इंसान हमारे इंसानी हुकूक पैरों के नीचे किया परेशान किया है। क्यों वो लोग हमारा इंसानी हुकूक को इज्जत नहीं करता है, क्यों वो हमारा ज़िंदगी को अच्छी तरह हमारे लिए वो नहीं सोचते हैं कि ये लोग किसी परेशानी की वजह से अपने मुल्क से निकल गया। अभी अगर ये इसके पास ये 10 साल मेरे इंतज़ार में रह गया, इधर कुछ काम भी अधिकार नहीं था, मेडिकल कुछ नहीं था, पैसे भी इसका ख़त्म हो गया। अभी यूएनएचसीआर ऑफिस का जिम्मेदारी है कि हिंदुस्तान सरकार के साथ बात करे कि भाई ये लोग मेरे इंतज़ार में इतना साल गुजर गया, अभी ये जब इसका केस क्लोज हो गया तो जुर्माना मत लो, ये कुछ हेल्प भी करो, इसको निकाल लो, अपने मुल्क जाएगा, वापस अपने मुल्क जाने के लिए मदद करें। देख लीजिए अभी अफगानिस्तान का हालत किस तरह है। सारा दुनिया जानते हैं कि अभी फिर से तालिबान आने वाला है। अमेरिका फिर हमारा अफगानियों लोग के साथ फिर खेलेगा, फिर तालिबान आएगा। अभी दिन में 10-20 ब्लास्ट होता है अफगानिस्तान में। अभी एक मोबाइल की वजह से लोग दिन में 100 लोग से ज़्यादा उधर मरता है। तो इसी हालत में हमारे से ज़्यादा यूएनएचसीआर ये सब कुछ बारे में उसको जानकारी है। अगर हम इंसान, अगर यूएनएचसीआर ऑफिस यूएन इंसानी हुकूक के लिए काम करता है, तो इतना बात उसको समझ नहीं आ रहा है कि इसी हालत में हमारा केसेस बंद करो और जुर्माना भी देना पड़ेगा, वो इनको निकाल जाओ। क्यों हिंदुस्तान से हम कई बार कोशिश किया है कि अगर ये यूएनएचसीआर ऑफिस है, इसके ऊपर कोई और ऑफिसर है। हमारे पास तो कुछ नहीं है, पैसा भी हमारे पास नहीं, पावर भी हमारे पास नहीं, कुछ नहीं हमारे पास एक जुबान है और एक मीडिया है। कहते हैं राइटिंग पावर इज द सफिशिएंट पावर इन द वर्ल्ड, तो राइटिंग पावर से आप वहां तक जरूर पहुंच सकते। मैं कई 2-3 साल से, और आपके भी मालूम है, हम कई बार इंटरव्यू किया है, सारा दुनिया का मीडिया जानते हैं कि मैं कितना कोशिश किया कि सारा परेशानी दुनिया को बता दूं। मैं बताया, फिर भी कोई हमारा ध्यान नहीं रखा। आज भी आप यूएनएचसीआर ऑफिस पर गए थे, वहां पर कुछ मेमोरेंडम वगैरह दिया आपने शायद, क्या किया, किस तरीके का आज रेफ्यूजी दिवस पर वहां पर आप किस सिलसिले में वहां पर पहुंचे? आज तो एक कोरोना की वजह से हम ज़्यादा लोग नहीं गया। हम इस बार कुछ छोटा बच्चा अपने साथ लेकर गया, कुछ डिमांड था हमारा, वो एक पेपर मैंने लिख लिया, फारसी में, इंग्लिश में। हम वो पेपर यूएनएचसीआर ऑफिस को दे दिया, छोटा बच्चा 3 साल बच्चा के हाथ से। हम क्या मैसेज दिया, उन्होंने रिसीव कर आपको दिया? वो बस ले लिया, हम वीडियो ले लिया, कोई रिसीविंग नहीं दिया है उसको। यूएनएचसीआर ऑफिस ऑफिसर छोड़ दो कि उनका घर भी हम अफगानियों को इंसान नहीं समझते हैं, हमारे साथ उनका घर भी अच्छा सलूक नहीं करता है। ऑफिसर छोड़ दो, अभी हम लोग कई बार अगर 1 साल 2 साल भी ईमेल करें, हमारा एक ईमेल के जवाब नहीं देता है। तो अगर हमारा ईमेल का जवाब नहीं देता है, हमारा ध्यान नहीं रखता है, तो हमारा नाम से तुम ऑफिस लिया है, तुम ऑफिस का रेंट देते, तुम बहुत अच्छा सैलरी लेते, अच्छा गाड़ी भी तुम्हारे पास है, अच्छा घर भी तुम्हारे पास है, अच्छा एसी एयर कंडीशन ऑफिस भी तुम्हारे पास है। ये सब हमारे रिफ्यूजी की वजह से है। अगर हमारे रिफ्यूजी का ध्यान नहीं रखता है तो क्यों बेटा है तुम? चलिए, आज कोशिश करते हैं, यूएनएचसीआर तक आवाज़ आपकी पहले भी पहुंची है,
लेकिन वो डगमगा जाते हैं, कहीं कहीं रास्ते पर नहीं आ रहे हैं। मेन मुद्दा ये है। तो आज उम्मीद हम करते हैं कि विश्व रेफ्यूजी दिवस पर उन तक आपकी आवाज़ ज़रूर पहुंचेगी। इससे पहले के दिनों पे अगर हम बात करें, अभी पेंडेमिक के दौर से, लॉकडाउन से निकल कर बाहर आए हैं हम लोग। लॉकडाउन में आप कहते हैं कि आपके लोग जो यहाँ पर आए हैं, अफ़गानिस्तान से यहाँ पर आए हैं, उनके पास नौकरी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, घर नहीं है, कई बार घरों में भी रहने पर भी परेशानी होती है, कभी कोई परेशान करता है, पैसे का प्रॉब्लम है। तो इन सभी समस्याओं के बावजूद ये लॉकडाउन का पीरियड आप लोगों का किस तरीके से बीता? किस तरीके से, कहीं से कोई मदद का आश्वासन या मदद मिली, या सब कुछ अपने तरीके से ही मैनेज करना? अफगानी रिफ्यूजी सब मजबूरी से, सब प्रॉब्लम के साथ रात दिन गुजरता है। लॉकडाउन में भी कोई हेल्प नहीं हुआ हमारा। हम इधर आया है यूनिसियार ऑफिस के भरोसे में। अगर कुछ जिम्मेदारी है यूनिसियार का है। अगर हमारे पास रेंट नहीं घर का, यूनिसियार की जिम्मेदारी है। अगर हमारे पास काम नहीं, यूनिसियार का है। अगर हम परेशान हैं, यूनिसियार परेशान कर रहा है। क्यों? यूनिसियार, हम कई बार यूनिसियार को मैं खुद रिक्वेस्ट किया कि हिंदुस्तान और अफगानिस्तान का दोस्ती बहुत पुराना है, और इसी दौर में या 40 साल से या कई वो से पहले भी हिंदुस्तान अफगानिस्तान लोग के साथ बहुत मदद किया है। अभी मैं सोचता हूँ एक साल में $500 मिलियन से ज़्यादा अफगानिस्तान की हेल्प करते हैं। हमारा 20, 25 या 30 हज़ार लोग के लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। अभी एक साल में करीब 20,000 लोग पढ़ाई के लिए आता है इधर अफगानिस्तान से। ऑफिशियली स्टूडेंट वीज़ा पर, स्टूडेंट वीज़ा सब खर्चा हिंदुस्तान सरकार देते हैं। हमारे 20,000 अफगानियों के लिए कुछ नहीं कर सकते, कर सकते हैं। यूनिसियार ऑफिस अपनी फ़ायदे के खातिर कुछ नहीं करता है। अगर लेते भी है, छुप कर लेते हैं, अपनी जेब में डालता है। इसलिए मैं कई बार हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट किया है। एक बार फिर आज 20 जून है, रिफ्यूजी का डे। मैं हिंदुस्तान सरकार से फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार यूएनएचसीआर ऑफिस का इंक्वायरी करें। देख लें यूएनएचसीआर ऑफिस में अगर कोई लोग, एक इंटरनेशनल ऑफिस में काम करने वाले 3 साल से ज़्यादा अधिकार नहीं। कई ऑफिसर्स हैं यूएनएचसीआर ऑफिस में कि 10 साल, 15 साल, 12 साल से ज़्यादा इसी ऑफिस के अंदर काम कर रहे हैं। क्यों? वो डिपेंड करता करंट सिचुएशन या किस तरीके के हालात है, किस तरीके की उनकी डेपुटेशन है, किस सर्विसेज से वो बिलोंग करते हैं, और कितना उनका डिपेंड्स ऑन सर्विस टू सर्विस एक्चुअली। इसलिए हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट करता हो कि एक बार अगर जेनेवा से कोई नहीं आता है, वो इंक्वायरी नहीं करता है, तो हिंदुस्तान नाम के खातिर आप हिंदुस्तान सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि एक बार ये ऑफिस का इंक्वायरी करें, आप अपनी नाम बचाने के लिए। देख लिए अगर इधर अफगानियों का प्रॉब्लम हो सकता है। अभी 2 साल से तो ज़्यादा हो गया कि मैं मीडिया में हूँ। मैं हफ्ते में 1 बार 2 बार इंटरव्यू कर रहा हूँ। ये प्रॉब्लम, ये सब जो समस्याएँ मैं मीडिया के ज़रिए में बोला है। अभी दुनिया क्या सोचते हैं? दुनिया वो नहीं सोचे कि इधर सब लफड़ा यूएनएचसीआर ऑफिस के हिसाब से है। जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि ये सब प्रॉब्लम जो हमारा है, हिंदुस्तान सरकार का कोई कसूर नहीं, हिंदुस्तान लोग अच्छा है, सब मैं बोलता हूँ। फिर भी लोग हो सकता है किसी और तरफ के सोचें। वो लोग सोचता है कि अफगानियों हिंदुस्तान में इतना प्रॉब्लम, बदनामी किसका होगा? हिंदुस्तान का। इसलिए अपने नाम के खातिर हिंदुस्तान सरकार से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, एक बार ये ऑफिस का इंक्वायरी करें। हम सब अफगानियों, हम सब रिफ्यूजी, हिंदुस्तान सरकार से कोई गिला शिकवा नहीं है हमारा। हिंदुस्तान लोग अच्छा लोग हैं, हिंदुस्तान सरकार अच्छा सरकार है, हमारा बहुत प्यार है, हमारे साथ बहुत प्यार से सलूक किया है। अभी मैं खुद 5 साल से मैं कभी भी हिंदुस्तान लोग से, हिंदुस्तान सरकार से कोई शिकायत नहीं है मेरा। चलिए, आज विश्व रेफ्यूजी दिवस पर फिर हम कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचेगी और सरकार इस नज़रिए से कुछ काम करेगी।
पहले भी हम आपसे मुखातिब हुए हैं और आपने बताया हमें कि किस किस तरीके की परेशानी आपको यहाँ होती है, किस तरीके से आप लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कुछ व्यूवर्स हैं हमारे जो जानना चाहते हैं कि जब आप अफ़गानिस्तान से इंडिया आए, कितने टाइम पीरियड में आपने डिसाइड किया कि आपको इंडिया जाना है? मान लीजिए आज आपको अफ़गानिस्तान में कुछ परेशानी हुई, आज आपके ऊपर अटैक हुआ, तो आप कितने उस अटैक के कितने टाइम पीरियड के बाद वहाँ से निकल गए और इंडिया ही आना आपने सबसे मुनासिब क्यों समझा अपेक्षाकृत किसी और कंट्री के? मैं अगर ख़ुद की बात करूँ, मेरे जैसा सब लोग हैं मेरे ख्याल। मेरा जब बेटा किडनैप हो गया, जब किडनैपर से मैं बेटा छोड़ दिया, मैं काबुल में था, सिटी में। मैं देखा कि उधर एक रात गुजरना मेरे लिए मुश्किल है। मैं छुप के निकल गया दूसरा सूबा जो मज़ार शरीफ बोलते हैं, उधर गया। उधर अपनी परिवार के मैंने छुपा दिया, इसलिए कि मेरे पास पासपोर्ट नहीं था, वीज़ा नहीं था। बहुत मुश्किल से मैंने पासपोर्ट ले लिया, वीज़ा ले लिया। जब वीज़ा ले लिया, डायरेक्ट आया मज़ार शरीफ से आया हिंदुस्तान, जान बचाने के लिए। इसलिए मैं आया कि हिंदुस्तान, वरना तो हमारे पास पाकिस्तान भी है, ईरान भी है, ताजिकिस्तान भी है। जितना सहूलत अफ़गानियों के लिए हिंदुस्तान सरकार या एम्बेसी बनाया है, किसी और मुल्क ने किया है। इतना सहूलत नहीं। हिंदुस्तान का वीज़ा बहुत सहूलत से मिल जाता है। उस टाइम मेरे पास कुछ इम्कान, पैसे भी नहीं था, बिल्कुल फ्री वीज़ा मिल गया। पासपोर्ट लिया, फ्री वीज़ा मिल गया मुझे और आया हिंदुस्तान। और मैं जानता था कि हिंदुस्तान हमारा सबसे बहुत पुराना दोस्त है। और मैं आता हूँ इधर यूनिसियार ऑफिस से, इधर जाता हूँ, मेरा रजिस्टर हो जाता है, मैं इधर आ जाऊँगा। मेरे बच्चों पढ़ाई भी करता है और मेरी ज़िंदगी बच सकते हैं। मैं बेखबर था कि इधर मैं आ जाऊँगा, मेरे बच्चों पढ़ाई नहीं कर सकते हैं। अभी मेरे 4 बच्चे हैं, 5 साल से उन्होंने पढ़ाई नहीं किया। अगर किसी अपनी पैसे से, अपने हिसाब से कुछ प्राइवेट स्कूल में अपने बच्चों के पढ़ाई करते हैं, जब वो पढ़ाई ख़त्म किया फिर उसके लिए डॉक्यूमेंट नहीं देता है, पर क्या फ़ायदा अगर वो 12 साल पढ़ाई करते हैं, 12 साल उसके डॉक्यूमेंट नहीं मिलता है। इस पूरे कौन सा डॉक्यूमेंट की आप बात करें, कौन सा डॉक्यूमेंट किस संस्थान से नहीं मिलता है? सभी स्कूल, अगर किसी अफ़गानी या अगर यूनिवर्सिटी उसका ख़त्म हो जाएगी, उसको बोलता है कि तुम्हारा पास वीज़ा नहीं। अगर वीज़ा नहीं वो कुछ नहीं देता। वीज़ा नहीं होने पर तो ये पहले भी चेकिंग होती है, तो पूरा पढ़ाई कैसे हो जाता है फिर उसके तो उससे पहले तो पैसा देता है, पैसा के लिए तो सब कुछ करता है। जब पहले अगर कोई आता है, माने अगर 2 या 3 क्लास या 6 क्लास में था, वो उस टाइम तो दाखिला आसान है। जब वो पास करता है उस टाइम बोलता है कि वीज़ा तो उसके पास नहीं, फिर ये लफड़ा होता है, उसका पढ़ाई बेफायदा होगा। इस तरीके से लगभग कितने बच्चे हैं जिनके साथ ये समस्या है आपके दायरे में, जो लोग रह रहे हैं साथ? सब अफगानी रिफ्यूजी के बच्चे। किसी को डॉक्यूमेंटेशंस लेने में प्रॉब्लम बहुत है? ज़्यादा है, इस तरह कहानी बहुत ज़्यादा है हमारे बीच में। और ये जिम्मेदारी हिंदुस्तान सरकार का नहीं, ये सब जिम्मेदारी यूनिसियार का है। लेकिन आपने कभी इन बातों से हिंदुस्तान गवर्नमेंट को अवगत कराया, उनको, उनके किसी नुमाइंदे से आपने मुलाकात किया कि हमको आपके देश में इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है और यूएनएचसीआर हमारी मदद नहीं कर रहा है? देखिए, हमारा यूनिसियार ऑफिस हमारा अफगानियों के अंदर इतना डर पड़ाया है कि अपनी आवाज़ मत निकालो, तुम्हारा केसेस ख़राब हो जाता है। लेकिन अपने लोगों को तो आप आवाज़ बता सकते हैं ना। अफगानिस्तान एम्बेसी में एम्बेसडर हैं, काउंसलर्स हैं और लोग हैं, वो लोग क्या कहते हैं इस मुद्दे पे? मैं सोचता हूँ मैं एक बार फिर 3-4 महीने पहले आपके साथ इंटरव्यू किया। मैं उस इंटरव्यू में बोला कि अफ़गानिस्तान सरकार, अफ़गानिस्तान एम्बेसी, वो अपनी करप्शन में मसरूफ़ है। वो अपनी जेब के लिए, अपने के लिए काम करता है। वो हमारा प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक कोई
लोग के लिए काम नहीं करते, सब अपनी प्रोग्राम, अपना अपना प्रोग्राम है और अपनी परिवार के लिए, अपनी जेब, अपनी फायदे के लिए काम करते हैं तो बस। इसका मतलब और तो अफगानिस्तान एम्बेसी के इंडिया में रहने का कोई फायदा नहीं हुआ ना, फिर तो बेकार है, रहे या ना रहे उसका कोई अहमियत नहीं है। मैं बिल्कुल इस तरह सोचता हूँ कि अगर अफगानिस्तान एम्बेसी ना हो तो बेहतर। एक अफगानिस्तान एम्बेसडर की बात करता हूँ। ना हो तो उस पर कलंक तो नहीं लगेगा कम से कम। अगर एम्बेसी ना हो तो हमारा दिल विजम होता है कि चलो एम्बेसी तो नहीं, हमारा कुछ नहीं, कोई हाँ। नहीं। इसी कोरोना के दौरान मैंने एम्बेसडर से रिक्वेस्ट किया कि हिंदुस्तान सरकार से रिक्वेस्ट कीजिए कि अफगानियों का कुछ हेल्प करे। एम्बेसडर गया बिजनेसमैन लोग के पास, ट्वीट किया कि अफगानियों की हेल्प करो। ना जाने कितना पैसा आया एम्बेसी में। अभी बातें ज़्यादा है, अफवाह ज़्यादा है कि इतना आया, यूरोप से आया, कोई इतना भेजा, कोई इतना भेजा। तो हिंदुस्तान का एक बिजनेसमैन 120 टन राशन दिया था 4000 परिवार के लिए। करीब 15 दिन उसका आधा हिस्सा गायब था, जब तक मुझे इत्ला मिला। जब मैं एम्बेसी से पूछा, आधा हिस्सा मिल गया, वो भी इसी तरह एक सब एक्सपायर चावल अगर था, अगर जो भी था, जो इंसान का इस्तेमाल का लायक नहीं था, उसी तरह एक्सपायर होने वाला सामान दिया था अफगानियों के लिए। वो इंसानियत के लिए एक गाली था। तो वो लोग क्या बोलते हैं इस बारे में कि क्यों ऐसा क्यों किया गया? आपका राब्ता भी हुआ होगा, बात हुआ होगा उससे, तो क्यों जब उनके पास आ रहा है तो क्यों फॉरवर्ड वो लोग नहीं कर रहे हैं? और आपके पास अधिकार है, आपके देश का एम्बेसी है, मान लिया आप दूसरे देश में रह रहे हैं, एम्बेसी आपके देश से संबंध रखती है, लोग आपके हैं, आप उन पे वहाँ पर आप लोग जाकर अपनी आवाज़ उठा सकते हैं, तो वो उसमें क्यों आप नरमी बरत रहे हैं? फिर मैं एक बार बोलना चाहता हूँ कि हमारे एम्बेसी पे इतना शर्म भी है कि शर्म की वजह से कुछ नहीं बोल सकता है। मैं भी शुक्र करता हूँ कि इतना इज्जत तो है कि जो बुरा किया है, अभी शर्म की वजह से उनके पास कुछ अल्फाज नहीं जवाब देने के लिए। नहीं तो ऐसे तो आप लोगों के साथ हर बार बुरा कर कर वो शर्म कर लेंगे, फिर अल्फाज नहीं रहेगा, उससे तो आउटपुट नहीं आएगा ना। शर्म ना करे, सामना करे और तरीके से बोले, तो उसके लिए आपको उनके साथ आवाज़, उनको बोलना चाहिए, उनको बताना चाहिए, वहाँ पर ओपनली अपना बात रखना चाहिए, जिससे मीडिया भी वहाँ पर पहुँचे। आप लोग वहाँ पर गए, आपको राशन नहीं मिला, आप लोग चुपचाप आकर बैठ गए, उसके बावजूद आप मीडिया से बात कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर जब आप जा रहे हैं, आपको चीज़ें, आपको पता है यहाँ से आ रही हैं, इतनी चीज़ें आ रही हैं और ये लोग बीच में कट कर रहे हैं, उसको गायब कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको इत्तला करनी चाहिए। देखिए, हम तो बोलते हैं, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ कि करीब 30 साल से आज तक ये तो एम्बेसडर हैं, हमारा लीडर लोग जो अपनी आपको अफगानिस्तान का लीडर बोलता है, प्रेसिडेंट बोलता है, मिनिस्टर बोलता है, किसी पार्टी का लीडर बोलता है, ये सब लोग के साथ बुरा किया है। फिर शर्म की वजह से कुछ नहीं बोला है, फिर भी इन लोगों के पास शर्म नहीं है। फिर ये एम्बेसडर, एम्बेसी, ये भी उसी तरीका आगे जाता है, अब आगे गया है और उसी सिलसिले में ये लोग जाता है। हमारा जो पार्टी का लीडर है, हमारा प्रेसिडेंट, हमारा अगर 30 साल से अगर जब मुजाहिदीन आया, उसी ज़माने से आज तक सब दुनिया जानते हैं कि अफगान लोग के साथ क्या हुआ। ये हमारा कुछ लीडर लोग, किसके पास शर्म था कि एम्बेसडर शर्म करें? तो फिर तो आपको ये सोच लेना, ये मानकर बैठना चाहिए कि एम्बेसी यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं सोचता कि एम्बेसी से अगर एम्बेसी के बजाय अगर कुछ दुकान हो तो अच्छा है। वो ज़्यादा अच्छा, वो ओपनली तो सेल करेगा अपना आइटम, ये छिपा के सेल करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। बिल्कुल। इस विश्व रेफ्यूजी दिवस पर एक और अफगानी रेफ्यूजी हमारे साथ हैं, महिला हैं अब की बार, और इनसे जानेंगे कि कब ये भारत आई और किस तरीके से इनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इनसे बात करते हैं, रूबरू कराते हैं आपको
को भी इनसे और पूछते हैं कि क्या मुश्किलें यहाँ पर हैं। आप अफगानिस्तान से इंडिया कब आए? हम अफ़गानिस्तान से जब 2018 में इंडिया 2018 में डायरेक्ट इंडिया आए आप। कौन से वीज़े लेकर आए थे आप? वो टूरिस्ट वीज़ा था। टूरिस्ट वीज़ा हाँ। था। तो उसके बाद आपने बता दिया यूएनएचसीआर को कि आप इंडिया में आए हैं? हाँ, हमने जब इंडिया में आए तो फिर यूएनएचसीआर के पास गई, तो फिर वहाँ पे रजिस्टर किया। हाँ, हमने हमको तो उस रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अभी तक दोबारा से बार बार यूएनएचसीआर ऑफिस उसको रीअप्रूव कराने जाना पड़ता है, या एक ही बार लॉन्ग टर्म रजिस्ट्रेशन आपको करके दे दिया उन्होंने? नहीं, जब हमको उसको जब पहले बार हमने गया उसको 6 महीने 6 मंथ्स हाँ 6 मंथ्स के लिए उसको एक स्टम्प किया, तो फिर उसके बाद अभी तक हर बार तो 6 मंथ ख़त्म हो जाती है, तो फिर हम वहाँ पे यूएनएचसीआर के पास जाती है, वो भी 6 मंथ से स्टम्प करती है हर बार। तो आप उनको कुछ ऐसा नहीं बोलते हैं कि इसको लॉन्ग टर्म स्टैम्प करके दे दीजिए 3 इयर्स का या 4 इयर्स का, या हर 6 मंथ्स के बाद जब आप जाते हैं वहाँ पर तो कुछ परेशानी वहाँ पर होती है, या इजीली आपका काम हो जाता है? नहीं, हम तो जब वो स्टम्प करने के लिए वो ब्लू कार्ड को स्टम्प करने के लिए जाती है वहाँ पे, तो ऐसे ही कुछ नहीं है। नहीं। तो आप जब वहाँ से काबुल अफगानिस्तान से किस पार्ट से भी आए हैं, इंडिया में आए हैं, तो उसके बाद आपने यहाँ पर पढ़ाई करते हैं या क्या करते हैं फिर यहाँ पर आकर? यहाँ पे तो हम बॉस्को में जाती है। मैं अभी इंडियन स्कूल में भी पढ़ती हूँ बॉस्को की तरफ से। ओके। या तो फिर यही से किस स्टैंडर्ड में आप पढ़ रहे हैं? स्टैंडर्ड में किस क्लास में, किस कोर्स में आप पढ़ाई कर रहे हैं? बॉस्को में तो इंग्लिश पढ़ाती है, और कंप्यूटर तो हाँ कंप्यूटर भी है, तो फिर स्कूल में 9th क्लास में ही में भी। तो आज 18 में आप यहाँ पर आए थे, 21 अभी चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 3 इयर्स कंप्लीट होने को हैं। तो इस दौरान आपको कैसा लगा अफगानिस्तान में जो आपने लाइफ स्पेंड किया और इंडिया में जो अभी कर रहे हैं, कितना डिफरेंस दोनों में लगता है? मैं तो क्योंकि अफ़गानिस्तान में इतनी हम वहाँ पे सिक्योर नहीं है, सिक्योरिटी वहाँ पे हमको नहीं मिलती है, तो मेरे को इंडिया के अंदर लाइफ सिक्योर हाँ लगता है। सिक्योर रखते हैं, तो फिर कुछ समस्या ही तो होती है ना। तो कितना इस दौरान आपको क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई यहाँ पर, या किस तरीके की प्रॉब्लम्स अभी आपको लगता है कि आपके सामने हैं, जिनको आउटपुट जिनका मिलना चाहिए और वो क्रिएट नहीं होना चाहिए दोबारा से प्रॉब्लम? हम इंडिया के अंदर जब मेडिकल सर्विसेज तो इतनी अच्छी तरह से प्रोवाइड नहीं होती है हमको, तो फिर वो स्टडीज़ के भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। मेडिकल सर्विस कहाँ नहीं मिलता है आपको? कहाँ जाते हैं आप मेडिकल के लिए? हम तो मेडिकल के सर्विसेज के लिए जाते हैं तो ये बॉस्को के पास जाते हैं, अगर तो फिर वहाँ पे ऐसे ही हमारे साथ वो हॉस्पिटल में ये एक ट्रांसलेटर भेजती है। हमको वो ट्रांसलेटर नहीं चाहिए, हमको आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मदद करें, क्योंकि हमको ये लैंग्वेज आती है, तो फिर ये 3 इयर्स हुए आपको अभी आए हुए, 3 इयर्स में आपको हिंदी आ गया या पहले से आपको हिंदी आता था? नहीं, पहले से नहीं आता था हमको। बहुत ये जब पहले या न्यू थे इंडिया के अंदर, तो प्रॉब्लम थे लैंग्वेज, लोगों के साथ कम्युनिकेट करना, तो फिर अभी कुछ ठीक है। आपने बताया बॉस्को के हॉस्पिटल में जाते हैं, वहाँ पर आपको प्रॉब्लम होती है, आपको ट्रांसलेटर दिया जाता है, तो उससे मेन आपको प्रॉब्लम है वो नहीं चाहिए आपको। आप बॉस्को हॉस्पिटल में जाने की बजाय दिल्ली गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने हॉस्पिटल्स बनाए हैं जगह जगह, उनमें आप जा सकते हैं। उनमें एक अलग से फॉरेन पेशेंट काउंटर्स होते हैं, वहाँ पर आप जाकर अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं। वहाँ क्यों नहीं जाते हैं आप लोग? नहीं, बॉस्को के पास तो कोई हॉस्पिटल नहीं है, क्योंकि बॉस्को वहाँ पे मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, तो फिर जब हम तो जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, तो फिर वहाँ पे भी इतना हमको ऐसे सीरियस नहीं लेती है वहाँ पे।
नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल इज द गवर्नमेंट हॉस्पिटल ऑलवेज, प्राइवेट एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दिस। लेकिन आपके पास में एम्स हॉस्पिटल है, सफदरजंग हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा बड़ा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। वहाँ पर फॉरेन ओपीडी काउंटर्स अलग से बनाए जाते हैं, जहाँ पर फॉरेनर्स को ट्रीट किया जाता है या रेफ्यूजीज को ट्रीट किया जाता है जो बाहर के लोग हैं। आपको बॉस्को की अपेक्षा वहाँ जाना चाहिए, वहाँ पर आपको इजीली प्रोवाइड होता है। क्या कभी वो ट्राई किया आपने? नहीं, हमको तो नहीं किया अभी। यूएनएचसीआर के ऑफिस से हम इतनी ज़्यादा सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि जब हमको ऐसे ही कुछ प्रॉब्लम्स होती है वहाँ पे हम जाती है। पहले तो अभी तो कोरोना की वजह से वो तो ऑफिस बंद है, जब उसको ईमेल करती है ईमेल को आंसर नहीं देती है। जब उसके पास तो जाती है वो हमको इंसान ही नहीं समझती है, हमारे प्रॉब्लम्स को ऐसे ही सीरियस नहीं लेती है। इसका सोल्यूशन इस हमारे को कोई मतलब ऐसी मदद नहीं मिलती है यूएनएचसीआर की तरफ से। जब हमारी कुछ प्रॉब्लम्स होती है हम अपनी फैसिलिटीज़ की हाँ हम तो जब आप उनको बताते हैं तो उसका सोल्यूशन नहीं मिलता आपको? नहीं, तो क्या आप चाहते हैं उससे, यूएनएचसीआर से, कि किस तरीके की मदद आप चाहते हैं उससे? हम उससे चाहते हैं कि हमारे वो जो केसेस है उसको इंटरोगेट करे, उसको इंक्वायरी करे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द कुछ सही होगा और ये लोग जाकर अपनी बात भारत सरकार के सामने भी रखेंगे और भारत सरकार किस तरीके से इसमें आश्वासन देगा और किस तरीके से इन लोगों की मदद करेगा, आने वाले वक्त के गर्भ में है।